नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आज महागठबंधन की संयुक्त साझा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बड़ा घोषणा किया गया। घोषणा हुआ कि तेजस्वी यादव इस गठबंधन के नेता होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम की लगातार मांग कर रहे थे, आज उनकी मुराद और मांग को पूरा कर दिया गया। महागठबंधन की तरफ से उनके चेहरे पर भी, उनके नाम पर भी मुहर लगाया गया कि मुकेश सहनी अगर सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बनेंगे। अब ऐसे में कई तरीके के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। मुकेश सहनी को चेहरा बनाकर कितने अति पिछड़ों का वोट महागठबंधन अपने पाले में खींच पाएगा। तेजस्वी यादव अब चेहरा बन गए तो कांग्रेस कितना बैकफुट पर चली गई। बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। तो महागठबंधन की आज घोषणा, चलिए कम से कम लगा तो कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। मगर ये घोषणा मजबूरी की घोषणा है और इसको ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक बार फिर लालू प्रसाद के आगे, राजद के आगे बिहार में कंप्लीट सरेंडर कर दिया। क्योंकि जो रुख अब तक पार्टी ने अपना रखा था, ये रुख उससे बिल्कुल उलट था और पार्टी इतनी मजबूर हो गई थी कि एक चार्ज सीटेड नेता को, जो आईआरसीटीसी में अभी चार्जशीट हुआ है उनका और 27 अक्टूबर से उसका केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा, उसको उसने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, उम्मीदवार के रूप में आज घोषित कर दिया। और इसके पहले जो तेवर अपना रखे थे कांग्रेस ने, वो एकदम उनके ढीले पड़ गए। और तेजस्वी ने जिस तरह से मोर्चा लिया, लालू प्रसाद ने जिस तरह से मोर्चा लिया, वो दिल्ली से जो लौटे थे 13 अक्टूबर को, कोर्ट में पेशी थी तो राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, वो मिले नहीं, तो बहुत अपमानित महसूस करते हुए लौटे थे तेजस्वी यादव। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के लोगों से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अंत में जब कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है और बाजी हाथ से जा रही है, जो 19 सीटें हैं उनकी, वो भी वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, इस पर भी संशय था, तो अंत में फिर अशोक गहलोत को भेजा गया। क्योंकि राजद ने अल्लाह और उसे बात करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अल्लाह और उस सेंट्रल लाइन थी जो पार्टी की, उस पर चल रहे थे कि राजद के साथ बराबरी का रिश्ता रखना है। तो वो मारे गए, बीच में उनका कत्ल हो गया और सेंट्रल लाइन पर पार्टी के चलने के कारण। तो फिर बाद में अशोक गहलोत को भेजा गया। अशोक गहलोत से लालू प्रसाद का बहुत अच्छा रिश्ता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब ये भी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री थे उस समय, तो रिश्ता रहा है उनका। तो वो आए और 4 लोगों के साथ बातचीत हुई, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और गहलोत साहब, ये इन्हीं लोगों के बीच बातचीत हुई और उसमें ये सब चीज़ें तय हुई। अशोक गहलोत को फ्री हैंड दिया गया था कि आप घोषणा कर दीजिएगा, तो उन्होंने घोषणा कर दी। और लगे हाथों मुकेश सहनी के भी सिक्का, जिसको कहा जाता है कि किस्मत से सिक्का छूट गया, टूट गया, वो हुआ। मुकेश सहनी ने पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ा था तो पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था 2020 में। आज वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना पर महागठबंधन को, अब किसके बारे में क्या कहा जाए? देखिए, वही जो किस्सा कह रहे थे कि बिलाई के भागे से कहर टूट जाना, तो बिलाई के भागे से कहर टूट गया। ये भी माना जाए कि बीते 5 साल में मुकेश सहनी ने वैसा कद बना दिया। हाँ, ये इतने बड़े मान सकते हैं कि इस लड़ाई में जब तीन तरफा ये जो लड़ाई थी, उसमें मुकेश सहनी ने जो कुछ भी चाहा वो सब उनको मिला, वो सीट छोड़ के। हाँ, इसको कैसे, लेकिन वो शुरू से कह रहे थे कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, उससे मैंने भाकपा माले जैसी बड़ी पार्टी, उन पार्टियों को छोड़कर और किस आधार पर वो कह रहे थे कि मुझे बनना है, और आखिरकार वो घोषणा हुई कि वो डिप्टी सीएम बने। यादव ने मान लिया, हाँ, अब उनका चेहरा मान लिया। हाँ, तो ये एक रणनीति है। आप देखिए, वही मैं कह रहा था कि 3 यूथ लीडर को आप देखिए। कांग्रेस के यूथ लीडर राहुल गांधी थे, आरजेडी के यूथ लीडर तेजस्वी यादव, और इधर मुकेश सहनी भी यूथ लीडर हैं। लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन के लीडर नहीं बन पाए। आखिरकार एक बुजुर्ग नेता को आना पड़ा और बुजुर्ग नेता से बात हुई।
तेजस्वी यादव से उनकी बात नहीं है। लालू यादव ने जो चाहा, कांग्रेस को जैसे चाहा वो चलाना चाह रहे थे वैसे चलाया। अशोक गहलोत उनकी बात सुने और उनकी बात माने। न तो अल्लावरू, वो भी यूथ लीडर है, न तो उनकी चली, न तेजस्वी की चली, न इनकी चली, केवल मुकेश सहनी की चली। मुकेश सहनी चाहते थे घोषित करो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, और घोषणा हुआ कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो इस बातचीत में उसके अब महत्वपूर्ण बात यह है कि डिप्टी सीएम की घोषणा तो हो गई, लेकिन इनके सामने, मुकेश सहनी के सामने सबसे बड़ी ये है कि उनको अब अपने आप को दिखाना पड़ेगा, प्रमाणित कि भाई आपको लायक हैं, आप लायक हैं कि नहीं है। कितना वोट आप 2.25 या 2.6% मल्लाह वोटर हैं। वो कहते हैं सन ऑफ मल्लाह, मैंने हम मल्लाहों के बेटा हैं और मल्लाह हमको समर्थन करता है। मल्लाहों ने ही नीतीश कुमार को सीएम बना दिया 2020 में। अगर वो नहीं होता तो नहीं, तो अब आपको साबित करना पड़ेगा कि आप तेजस्वी यादव को सीएम बना पाते हैं कि नहीं। अगर आपको डिप्टी सीएम बनना है तो जब वो सीएम बनेंगे तभी आप डिप्टी सीएम बनेंगे। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी में पुराने नेता महेंद्र सहनी के बेटे अनिल सहनी, जो आरजेडी में छोड़कर कि अति पिछड़ों की अनदेखी कर रही है पार्टी, अति पिछड़ों को मैंने किनारे कर दिया इन लोगों ने, और ये कहते हुए वो एनडीए में शामिल हो। दिन की बात है ये अभी कुछ दिन पहले स्टार प्रचारक थे आरजेडी। हाँ तो अनिल सहनी के जाने से क्या मुजफ्फरपुर के इलाके में, क्या मल्लाहों में एक मैसेज वो नहीं जाएगा कि मैंने एक बड़ा कद्दावर नेता महेंद्र सहनी का बेटा, इनके फादर बहुत बड़े राज्यसभा सांसद भी थे, एमएलसी भी थे, मुजफ्फरपुर इलाके के कद्दावर सहनी नेता थे, और अनिल सहनी तो हैं। हालांकि इन पर भी कुछ भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल भी जा चुके और फिर बाद काट चुके हैं, उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, ये सब हुआ था। लेकिन मल्लाहों में एनडीए क्या मैसेज देना चाहता है, और मल्लाहों में राजद और मुकेश सहनी को ये चैलेंज। अब एक बात यहाँ समझनी है कि बीजेपी हो या जेडीयू हो, उनके पास मल्लाह के नेता तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुजफ्फरपुर के सांसद भी उसी समाज से आते हैं। पूर्व सांसद अजय निषाद की वापसी बीजेपी में हो गई है, वो भी उसी समाज से आते हैं। मदन सहनी जनता दल यूनाइटेड में मंत्री रहे। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने अपना कद बढ़ाया मल्लाह समाज में, और एक मल्लाह का बेटा पहली बार उसके नाम पर मुहर लगी है डिप्टी सीएम के लिए, क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये बड़ी बात है, और ये मानना पड़ेगा कि मुकेश सहनी ने अपने पत्ते बहुत तरीके से खेले, और जिस पार्टी के पास न एक विधायक है, न एक सांसद है, न एक एमएलसी है, वो पार्टी मुख्यमंत्री अपने आप को उप मुख्यमंत्री घोषित करवा लेती है महागठबंधन में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, और ये मुकेश सहनी के जीवन का सबसे, हमको लगता है कि स्वर्ण काल इसको कहा जा सकता है, कि स्वर्ण काल है। अब सरकार बने ना बने, मगर एक मोहर तो लग ही गया। अब जब भी चर्चा होगी तो ये जरूर चर्चा होगी। और बीच में ये लग रहा था कि मुकेश सहनी का ये तेजस्वी के साथ भी संबंध गड़बड़ हो गया है, क्योंकि उन दोनों के बीच भी बातचीत नहीं हो रही थी, और उनको भी दिल्ली की शरण लेनी पड़ी थी। कॉन्फ्रेंस बुला लिया था गठबंधन। हाँ बिल्कुल। और वो इस बार वो हड़बड़ी नहीं दिखाए, थोड़ा धैर्य रखा उन्होंने, तो उसका फल भी निकला। और ये जो उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी उम्मीदवारी घोषित हुई है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि तेजस्वी के साथ भी उनके रिश्ते सुधर गए हैं। आपको लगता है कि मुकेश सहनी वोट टर्नआउट करा पाएंगे महागठबंधन के पक्ष में? देखिए, एक उनके जो समर्थक हैं या उनकी जाति के जो लोग हैं, उनमें एक उत्साह तो जरूर आएगा, एक जोश तो जरूर आएगा कि हमारा समाज का नेता एक उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो बढ़ चढ़ के वो मतदान में भाग लेगा, दूसरे लोगों को भी मोबिलाइज करेगा। तो ये फायदा तो महागठबंधन को होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके साथ लोगों की भावनाएं, सेंटिमेंट, ये सब जुड़ जाती हैं, तो उसका फायदा निश्चित रूप से होगा। अब वो कितना बेहतर कर पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर अभी तो ये जो दिख रहा है कि इसमें मुकेश सहनी ने बाजी मार ली है। अच्छा, अब देखिए, ये तो बातचीत हो गई जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसको लेकर, लेकिन देखिए अभी भी कई सीटें हैं जहां पर घटक दल आपस में लड़ रहे हैं।
12 सीटों की चर्चा तो हर कोई जानता ही है। तो क्या अब भी ये आपस में लड़ते रहेंगे या नाम वापसी भी होगी? देखिए, नाम वापसी की तो शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस ने जिस तरह से घुटने टेक दिए हैं, सबसे पहले घोषणा तो कांग्रेस ने कर दी। ये प्राणपुर में और वारिसलीगंज में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए राजद प्रत्याशी के समर्थन में। तो ये तो हो गया कि राजद की जीत वहां पर भी हुई, कांग्रेस को घुटने टेकने पड़े। मुकेश सहनी का भी एक प्रत्याशी जो बाबू बरही से उन्होंने दिया था, उन्होंने अपने नाम वापसी की बात कर दी। तो ये शुरुआत हो गई है। अब ये देखना होगा कि कितना दबाव ये लोग बना पाते हैं। और आरजेडी ने अपनी शर्तों पर बातचीत की है और अपने शर्तों पर जो कुछ भी फैसला हुआ है, तो राजद मजबूती से उभर के आया है। तो वो जो कॉन्फिडेंस उसका बढ़ा है, उसके सहयोगी दलों के भीतर एक बेचैनी अभी भी है। तो कांग्रेस के भीतर माने अभी भी वो चीज है कि हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, हमको झुकाया गया। जो नीचे ग्रास रूट पर जो वो हैं कार्यकर्ता हैं, उनमें एक चिंता है और उनमें एक निराशा है, उसका असर भी वोट के समय पड़ेगा। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि राजद ने जो चाहा अपना टिकट पहले बांट दिया, जिसको जिसको चाहा उसको टिकट दे दिया। कई लोगों से नाम वापस भी करवा लिया, मैंने टिकट दे के वो ले लिया। कांग्रेस अभी कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तब तक उनको नाम भी वापस आप किए तो नाम वापस करिए, नहीं तो आपको नहीं। मतलब कि वैसे भी बड़े भाई की भूमिका में राजद है, तो इतना दबदबा तो उसका बनता ही है। बिल्कुल बनता है। और ये देखिए 2010 की घटना याद आ रही है, उस समय भी ऐसा ही हुआ था, टिकट बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ और सोनिया गांधी तब अध्यक्ष थी, उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ी विधानसभा, लोजपा और राजद एक साथ लड़ी। बिल्कुल। और फिर चुनाव के बाद वो फिर आ गए साथ में राजद के। तो राजद के बिना कांग्रेस का बिहार में कोई ठौर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। राहुल गांधी ने कोशिश की थी यात्रा निकाल करके, वो वोट अधिकार यात्रा, मगर वो जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे वो हवाई हो गए। आज उनकी पार्टी के लोग भी अपने प्रचार अभियान में वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। हालांकि आज सीपीआई एमएल के वो दीपांकर जी ने जरूर कहा कि वोट चोरी भी हमारा मुद्दा है, मगर बाकी कहीं कोई जनसभाओं में इसकी चर्चा नहीं करता है। और तेजस्वी यादव को फिर उसके काट के लिए, राहुल गांधी की यात्रा के काट के लिए अपनी अलग यात्रा निकालनी पड़ी। और उन्होंने जो उनके मूल एजेंडे थे, जो जनजीवन से जुड़े हुए, कमाई, दवाई, रोजगार, सिंचाई, कानून व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर जोर दिया और उसी पर वो चुनाव मैदान में भी उतरे हैं। तो ये मुद्दे ज़्यादा अपील करेंगे और ये तेजस्वी के लिए एक बड़ा मौका है। मगर इस बीच वो जो केस की तलवार लटक रही है वो सबसे बड़ा अवरोधक है। और 27 अक्टूबर से उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो अब उसमें एक और दिलचस्प बात हो गई कि मैंने नाम वापसी में सबसे ज्यादा नाम वापसी शुरू हो गई है प्रशांत किशोर की पार्टी में। और वो ये आरोप लगा रहे हैं बार बार कि एनडीए दबाव बनाकर और लालच देकर भी हमारे प्रत्याशियों के नाम वापस करा रही है। वो फोटो जारी कर रहे हैं कि लोगों से मिलते हुए, आज भी उनके कई नाम जो हैं वो वापस हुए हैं। तो ये जो प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों के जो नाम वापस हो रहे हैं, क्या वो एनडीए को लाभ पहुंचाएंगे कि उसका लाभ आरजेडी को भी मिलेगा? ये भी बहुत देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर के जो प्रत्याशी जो नाम वापस ले रहे हैं उसका लाभ किसको मिलेगा? कि अगर एनडीए के दबाव में ले रहे हैं तो डर तो एनडीए को ही है। बिल्कुल, हाँ, एनडीए को ही होगा। मगर देखिए प्रशांत किशोर ने जो जिस तरह से पहले घोषणा की थी कि वो निचले स्तर से नाम मांगेंगे, लोकल कमेटी नाम तय करके जो देगी उसकी घोषणा करेंगे और फिर लोगों की राय उसमें ली जाएगी, तो वो सब हुआ नहीं। उसको लेकर के बहुत हंगामा भी हुआ कई जगह। अंत में तो ये भी आ गए बागियों के टिकट देने पर। हाँ, अब पहले उन्होंने घोषणा की थी कि दूसरे दल से जो आएंगे उनको टिकट हम नहीं देंगे, जो हमारे साथ अभी से जो अभियान में जुड़े हैं उनको देंगे, मगर फिर दूसरे दल से आने वालों को दिया उन्होंने। उन्हीं की मौज है प्रशांत किशोर की। हाँ, तो ये राजनीतिक मजबूरी है इसका। मैं ये राजनीतिक में ये सब, हाँ, वोट बैंक बड़ा मुद्दा है। दो दिलचस्प बातें इधर 2 दिनों में हुई। एक तो तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक चला, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम इनको नौकरी, पक्की नौकरी करेंगे, उनको 30,000 की सैलरी देंगे। तो महिला वोटर पर, जिस पर नीतीश कुमार ये समझते थे कि मेरा एक अधिकार है, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश की, उसका एक असर गया।
गया। दूसरे ही दिन ये हो गया कि उनको डिप्टी सीएम का नाम का वो घोषणा हो गया। तो माने कह सकते हैं माइलेज लेना लड़ाई के शुरुआती दौर में जो पिछड़ गए थे। हाँ, जो पिछड़ गए थे, तेजस्वी यादव ने एक माइलेज लिया है और अपने विरोधियों को और अपने सहयोगियों को जो उनके साथ थे, जो चढ़ के उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी उन्होंने दबा दिया। चलिए, एक बात तो है कि कम से कम मुख्यमंत्री के चेहरे पर वो आगे निकल गए हैं। एनडीए में तो अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात होती है, लेकिन सीएम की बात नहीं होती है। अब ये एनडीए पर भारी पड़ेगा। और आज उन्होंने कह भी दिया, अशोक गहलोत ने कह भी दिया कि हमने तो घोषणा कर दी, अपना चेहरा बता दिया, अब एनडीए बताए कि उनका चेहरा कौन है। तो अब इसका एनडीए क्या जवाब देता है, कैसे जवाब देता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अमित शाह, चिराग पासवान कई जगहों पे बोल चुके हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में ये तय हो पाएगा। लेकिन वहीं देखिए, अब मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव के अंदर एक अलग ऊर्जा होगी। हालांकि प्रचार प्रसार में बहुत पीछे हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ एनडीए का जो प्रचार का अभियान है वो बहुत पहले से शुरू हो गया है, लगातार धुआंधार रैलियां शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक इधर सीएम, टिकट, सीट इसी पर चल रहा था। अब देखना होगा कि जब मैदान में उतरेंगे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, तो ये क्या रंग लाता है, कितना प्रभाव छोड़ पाता है। बने रहिएगा हमारे पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।